हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका जीएसएम का वर्ल्ड में। साप्ताहिक करंट अफेयर्स की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम इस वीडियो में 25 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक की प्रमुख घटनाओं पर चर्चा करेंगे। हर बार की तरह इस बार भी कुछ बड़े टॉपिक हैं और कुछ छोटी छोटी इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स हैं। ये पूरे सप्ताह की करंट अफेयर्स का क्रक्स है। पूरी वीडियो देखिए लास्ट तक और अगर पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला है फाइव आईज अलायंस। ये अलायंस दरअसल चर्चा में इसीलिए आया क्योंकि आप जानते होंगे कि इंडिया और कनाडा के रिश्ते बहुत अच्छे नहीं चल रहे हैं और उसका कारण है एक भारतीय मूल का कनाडाई व्यक्ति जिसका नाम था हरदीप सिंह निज्जर। उसकी मृत्यु होगी कनाडा में, तो कनाडा सरकार द्वारा भारत पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि उसकी हत्या में भारत के संभावित संबंध हो सकते हैं। और इससे भी बड़ी बात यह है कि इन सभी आरोपों को समर्थन मिल रहा है इस फाइव आईज अलायंस का, तो इसीलिए हम इसकी चर्चा करेंगे। संक्षेप में जानेंगे दरअसल ये अलायंस है किन देशों का। ये अलायंस सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम आया था और ये खुफिया गठबंधन है, अर्थात इसके थ्रू जितने भी सदस्य देश हैं वो आपस में खुफिया जानकारियों को साझा करते हैं। तो ये एक खुफिया गठबंधन है और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम इसकी स्थापना हुई थी। इसमें मुख्य रूप से तो 5 देश शामिल हैं जिनमें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम और यूएसए हैं। लेकिन बाद में इनका विस्तार किया गया और फिर 9 सदस्य बने, फिर आगे 14 सदस्य भी बने, इसीलिए इसको बाद में 9 आइज या 14 आइज भी कहा गया। लेकिन मुख्य रूप से इसे अभी भी 5 आइज एलियंस कहा जाता है और उसके जो 5 मुख्य देश हैं वो ये हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। अगला है हाइड्रोजन फ्यूल बस। अभी आप जानते होंगे कि दिल्ली के कर्तव्य पथ पर, जिसको पहले राजपथ कहा जाता था, उस पर पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाली बस को हरी झंडी दिखाई गई। ये जो परियोजना है ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस परियोजना, इसके तहत इंडियन ऑयल ने, ये नाम आप याद रखेंगे, इंडियन ऑयल द्वारा इसको क्रियान्वित किया जा रहा है। और इसकी योजना है कि हम दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, इन 3 राज्यों और संघ शासित राज्यों में 15 ऐसी बसों का परिचालन करेंगे जो ग्रीन हाइड्रोजन से चलती हों, अर्थात ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल से चलती हों। ये हाइड्रोजन फ्यूल क्या होता है और पर्यावरण को क्यों नुकसान नहीं पहुंचाता? इसके नाम से ही जाहिर है कि इसमें स्वच्छ ईंधन के रूप में हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है, अर्थात H2 का, और उसकी क्रिया होती है ऑक्सीजन से। परिणाम स्वरूप जब फ्यूल सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, उसके बाद उप उत्पाद के रूप में अर्थात बाई प्रोडक्ट के रूप में जल अर्थात पानी उत्सर्जित होता है जो पर्यावरण को किसी तरह से नुकसान नहीं पहुंचाता। इसीलिए इसे पर्यावरण हितैषी माना जाता है। अगला है शोर टेम्पल। शोर टेम्पल ये तमिलनाडु के महाबलीपुरम में स्थित है। अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी तो उसमें पढ़ा होगा महाबलीपुरम के तटीय मंदिर, तो ये वही तटीय मंदिर है। चर्चा में इसीलिए आए क्योंकि शोर टेम्पल भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल बना है। भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल, इसीलिए इसको याद रखना भी जरूरी है। इसकी लोकेशन आपको बताई थी, तमिलनाडु के महाबलीपुरम में स्थित है और ये जो महाबलीपुरम के तटीय मंदिर है उनका एक हिस्सा है। अगर शैली की बात करें तो ये द्रविड़ स्थापत्य शैली के होंगे। ऑब्वियसली द्रविड़ स्थापत्य शैली के होंगे क्योंकि दक्षिण भारत में बने हुए हैं। इनका निर्माण एक पल्लव राजा था नरसिंह वर्मन द्वितीय, इसके शासनकाल में कराया गया था। और ये तो आपको मालूम ही है कि ये यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल है। अगला है विब्रियो बुल्निफिकस संक्रमण। इसकी चर्चा दरअसल बहुत हो रही है क्योंकि जो भारत के तटीय इलाके हैं, समुद्री वातावरण है, उसमें इस बैक्टीरिया का संक्रमण अब बढ़ने लगा है, तो इसको लेकर अभी चिंता जाहिर की गई है। तो ध्यान रखेंगे ये बैक्टीरिया वैसे हर जगह नहीं आता, बस समुद्री वातावरण में आता है, मछलियों या फिर जितने भी सी फूड होते हैं उनके माध्यम से। जानेंगे विब्रियो बुल्निफिकस क्या है। ये एक जीवाणु है जो मनुष्यों में गंभीर रूप से संक्रमण उत्पन्न कर सकता है। मुख्य रूप से अगर मनुष्य अधपके समुद्री भोजन का सेवन करता है, विशेषकर सीप इसका सेवन करता है, तो उसमें ये हानिकारक बैक्टीरिया हो सकता है। कुल मिला के संक्रमण मुख्य रूप से अधपके समुद्री भोजन से ही है। तो अगर मनुष्य इस तरह के भोजन को कंज्यूम करता है, इसके अलावा मनुष्य के घाव दूषित जल के संपर्क में आ जाते हैं, तब ये संक्रमण हो सकता है। और इसके मुख्य वाहक जो हैं वो विभिन्न समुद्री जीव जैसे ईल, दरवी, तिलपिया मछली, ट्राउट और झींगा है। भारत में अगर पहले मामले की बात करें तो 2018 में केरल में एक तिलपिया फॉर्म है, वहां पर इसका पहला मामला देखा गया था। अगला है कैमूर अभ्यारण्य। चर्चा में इसीलिए आया क्योंकि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, जिसे नटका भी कहते हैं शॉर्ट में, उसने
कैमूर अभ्यारण्य को बिहार के दूसरे बाघ अभ्यारण्य के रूप में अनुमति दे दी है। तो कैमूर अभ्यारण्य अब बिहार का दूसरा बाघ अभ्यारण्य होगा। पहले बाघ अभ्यारण्य की बात करें अगर बिहार के, तो वो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है। ये बिहार का पहला बाघ अभ्यारण्य है जो पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है। ये जो इमेज देख रहे हैं, इसमें जो ऊपर है सबसे, ये पश्चिमी चंपारण है और जो नीचे वाला जो है वो पूर्वी चंपारण है। फिलहाल हम बात करेंगे कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य की। तो ये बिहार के कैमूर और रोहतास जिले में स्थित है। ये दो जिले आप देख रहे हैं, ये रहा कैमूर और ये है रोहतास। तो कैमूर और रोहतास में सम्मिलित रूप से पाया जाता है और ये बिहार का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। वैसे इसकी स्थापना 1979 में हुई थी और इसका क्षेत्रफल अगर आप याद रखना चाहें तो रख लें। बिहार के एग्जाम के लिए जरूरी हो जाता है, वैसे अन्य स्टेट के एग्जाम के लिए इतना जरूरी नहीं है। कैमूर जिले की सीमाएं झारखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से लगती हैं। तो कैमूर अभ्यारण्य बिहार का दूसरा बाघ अभ्यारण्य बनेगा। अगला है एम एस स्वामीनाथन। एम एस स्वामीनाथन को हर कोई जानता होगा। इन्हें फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन कहा जाता है, अर्थात भारत में हरित क्रांति के पिता। और इनके बारे में दुखद खबर यह है कि हाल ही में इनका निधन हो गया 28 सितंबर 2023 को 98 वर्ष की उम्र में। जानेंगे स्वामीनाथन जी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीजें। जैसे इनका जन्म तमिलनाडु के कुंभकोणम में हुआ था 7 अगस्त 1925 को। और इनके पिता एम के सामसिवन, वो स्वदेशी आंदोलन और तमिलनाडु में जो मंदिर प्रवेश आंदोलन चले थे उनमें भाग लिया था इनके पिताजी ने। एम एस स्वामीनाथन ने आईपीएस की परीक्षा उत्तीर्ण की थी, लेकिन इनका झुकाव प्लांट जेनेटिक्स की तरफ था, इसीलिए ये बाद में आलू पर अनुवांशिक शोध करने के लिए नीदरलैंड चले गए। भारत में इनकी जो मुख्य उपलब्धि है हरित क्रांति, उसकी शुरुआत 1965 से 68 मानी जाती है। और 1964 में दिल्ली के जैती गांव में किसानों को दो गेहूं की किस्म लाकर दी और वो हैं सोनोरा 64 और लेरमा रोजो 64A। यही वो किस्में हैं जिनके माध्यम से हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। हरित क्रांति की सफलता में स्वामीनाथन के साथ दो कृषि मंत्रियों जिनका नाम है सी सुब्रमण्यम और जगजीवन राम, उनका भी योगदान रहा है। भारत में जो अकाल पड़ा था उससे बचाने के लिए स्वामीनाथन और एक अमेरिकी वैज्ञानिक है नॉर्मन बोरलॉग, उनका योगदान बहुत ज्यादा माना जाता है। ये इनके कुछ पद हैं जिन पर ये सेलेक्ट हुए थे, कुछ अंतरराष्ट्रीय पद, जैसे फाओ अर्थात खाद्य एवं कृषि संगठन के स्वतंत्र अध्यक्ष रहे। इसके अलावा आईयूसीएन के अध्यक्ष रहे और वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, जिसे WWF के नाम से भी जानते हैं, उसके भी अध्यक्ष रहे थे। कुछ प्रमुख अवार्ड्स जो उनको प्रदान किए गए, ये कुछ अंतरराष्ट्रीय अवार्ड्स हैं। जैसे उनको 1971 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिल चुका है सामुदायिक नेतृत्व के लिए। पहला विश्व खाद्य पुरस्कार मिला टाइलर। इसके अलावा पर्यावरण और तकनीकी के लिए जापान का होंडा पुरस्कार, यूनेस्को महात्मा गांधी स्वर्ण पदक इनको मिल चुका है और वॉल्वो इंटरनेशनल एनवायरनमेंट पुरस्कार भी मिल चुका है। और भारत में जो 3 पद्म पुरस्कार होते हैं, पद्म श्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण, इन तीनों से सम्मानित किया जा चुका है एम एस स्वामीनाथन को। ये इनकी फोटो है, आपने देखा होगा। अगला है कोनोकार्पस। ये दरअसल एक सजावटी पौधा है, मैग्रो प्रजाति का सजावटी पौधा, जिसको लोग गार्डन में सजावट के लिए लगाते हैं। लेकिन अभी देखा क्या गया है कि इसके कारण त्वचा संबंधी एलर्जी और विभिन्न श्वसन समस्याएं हो रही हैं। इसीलिए धीरे धीरे अलग अलग राज्यों की सरकारें इस पर प्रतिबंध लगा रही हैं। अभी हाल ही में गुजरात सरकार ने इस पर प्रतिबंध लगाया है। इससे पहले तेलंगाना सरकार भी इस पौधे पर प्रतिबंध लगा चुकी है। इससे पहले आपने सुना होगा अन्य पेड़ों पर भी प्रतिबंध लगाया गया है उनके हानिकारक प्रभाव को देखते हुए। जैसे दिल्ली सरकार ने पेड़ की एक प्रजाति थी विलायती केकर, इसको प्रतिबंधित कर दिया। इसके अलावा केरल ने यूकेलिप्टिस, जिसे पर्यावरण का दुश्मन या पर्यावरण का आतंकवादी भी कहा जाता है, उस पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसके साथ ही बबूल पर भी प्रतिबंध लगा दिया, क्योंकि ये अन्य पौधों या फिर पर्यावरण के लिए उतने हितैषी नहीं माने जाते हैं। अगला है भोजन के लिए समाचार पत्रों के उपयोग पर FSSAI का निर्देश। ये तो बड़ी व्यवहारिक खबर है, आपने देखा होगा अगर कुछ बाहर चीजें लेने जाते हैं, समोसा लेने जाएंगे तब भी वो इस तरह के अखबार में पकड़ा देंगे, कभी कभी रोटियां भी उसी में लपेट के दे देते हैं। इसके अलावा घरों में जो तली हुई चीजें बनती हैं उनमें से एक्सेस तेल को निकालने के लिए समाचार पत्रों का प्रयोग किया जाता है। तो इसके कुछ हानिकारक प्रभाव होते हैं, इसको लेकर ही FSSAI ने ये निर्देश दिया है कि इन कामों में इनका प्रयोग ना किया करें। इसमें समस्या क्या होती है, इसकी जो स्याही होती है उसमें सीसा और विभिन्न भारी धातुओं सहित अन्य कई रसायन हो सकते हैं जो जल में घुल जाएंगे, हमारे पेट में चले जाएंगे, जिस वजह से हमको नुकसान हो सकता है। इसके अलावा ये जो कागज होता है, अखबार वाला जो कागज, वो रिसाइकल्ड कागज होता है, अर्थात पुनर्चक्रित कागज होता है,
जिस वजह से इनमें विभिन्न प्रदूषक मिले हो सकते हैं, जिस कारण आपको पाचन संबंधी समस्याएं भी हो सकती हैं। तो कुल मिला के खाद्य पदार्थों में कैसे भी आपको पैकिंग करनी हो, उसमें खाना परोसना हो या फिर एक्सेस तेल निकालना हो, उसके लिए समाचार पत्रों का उपयोग ना करें। अगला है सोशल बॉन्ड। वैसे ये एक स्टैटिक टॉपिक है, चर्चा में इसीलिए आया है क्योंकि नाबार्ड ने पिछले 5 सालों में, नाबार्ड अर्थात राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, इसने पिछले 5 वर्षों में इस बॉन्ड के माध्यम से 1040.50 करोड़ रुपए जुटाए हैं। एक भारी भरकम रकम हो गई। तो ये उपयोगिता को बताता है कि सोशल बॉन्ड कितना उपयोगी है। तो हमारे लिए ये खबर जाननी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। जो बात जरूरी है वो ये है कि सोशल बॉन्ड होते क्या है। सोशल बॉन्ड दरअसल एक वित्तीय साधन होता है, अर्थात निवेश का एक माध्यम होता है, जिसके माध्यम से सरकारें, कंपनियां या फिर कोई संगठन निवेश करता है। और जो निवेश किया जाएगा वो ऐसी परियोजना में किया जाएगा जिसका कोई सामाजिक या पर्यावरणीय प्रभाव हो, अर्थात उनका समाज या पर्यावरण पर व्यापक और सकारात्मक प्रभाव पड़ता हो। उस योजना में वित्त पोषण के लिए सोशल बॉन्ड जारी किए जाते हैं। सोशल बॉन्ड देश का पहला एक ऐसा बॉन्ड है जिसको क्रिसिल और आईसीआरए ने ट्रिपल ए रेटिंग प्रदान की है। तो कुल मिलाकर ये देश का पहला बाह्य रूप से प्रमाणित ट्रिपल ए रेटेड भारतीय रुपया सोशल बॉन्ड है। कुछ बातें नाबार्ड के बारे में। इसकी स्थापना 1982 में की गई थी एक अधिनियम के तहत, और उस अधिनियम का नाम है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम 1981। इसका मुख्यालय की बात करें तो वो मुंबई में स्थित है, और ये देश में कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए वित्त मुहैया कराने वाला एक शीर्ष बैंकिंग संस्थान है। तो इसके बारे में इतना ही। आगे है वन लाइनर करंट अफेयर्स, छोटी छोटी मगर मोटी बातें। पहला है पीएम किसान योजना के लिए एआई चैटबॉट। बहुत जरूरी खबर नहीं है, लेकिन फिर भी अगर किसी एग्जाम में पूछ लेता है कि किस केंद्रीय योजना के लिए एक एआई चैटबॉट जारी किया गया है, तो आप बताएंगे पीएम किसान योजना। पीएम किसान की फुल फॉर्म है पीएम किसान सम्मान निधि योजना। अगला है भारत ऊर्जा संक्रमण शिखर सम्मेलन 2023। इसका आयोजन 25 सितंबर को किया गया नई दिल्ली में। इंपॉर्टेंट है, इसीलिए याद रखेंगे। ओसिरिस रेक्स अंतरिक्ष यान, ये बहुत जरूरी है। दरअसल इसे नासा ने 2016 में लॉन्च किया था, एक क्षुद्र ग्रह जिसका नाम है बेन्नू। बेन्नू क्षुद्र ग्रह पर थोड़ी रिसर्च करने के लिए 2016 के बाद ये अंतरिक्ष यान अब 2023 में उसी क्षुद्र ग्रह अर्थात बेन्नू क्षुद्र ग्रह का एक सैंपल लेकर पृथ्वी पर आया है, इसीलिए ये चर्चा में है। तो आप ध्यान रखेंगे ओसिरिस रेक्स अंतरिक्ष यान किससे संबंधित है? बेन्नू क्षुद्र ग्रह से, और ये नासा का है। अगला है एक्सरसाइज युद्धाभ्यास 23 अर्थात 2023। ये युद्धाभ्यास किन दो देशों के बीच होता है, यही क्वेश्चन आएगा। तो आप ध्यान रखेंगे भारत और अमेरिका, भारतीय सेना और अमेरिकी सेना के बीच। अभी इसका आयोजन किया जा रहा है अमेरिका के अलास्का तट पर। अगला है वैश्विक नवाचार सूचकांक ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023। ये रिपोर्ट आई है, कौन जारी करता है? जिनेवा की एक संस्था है जिसका नाम है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, उसके द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है। भारत की रैंक पिछली बार की तरह ही 40 है, अर्थात हम 40वें स्थान पर हैं 132 देशों में। फिलहाल पिछले वर्ष में कोई सुधार नहीं हुआ है। हालांकि 2015 से लेके अब तक हम काफी आगे आ चुके हैं। जहां 2015 में हम 81वें स्थान पे थे, वहीं 2023 में अब 40वें स्थान पे आ गए हैं। बात करें इस सूचकांक में पहले, दूसरे और तीसरे नंबर की, तो उसमें स्विट्जरलैंड, स्वीडन और संयुक्त राज्य अमेरिका क्रमशः है। अर्थात पहले नंबर पर स्विट्जरलैंड, दूसरे नंबर पर स्वीडन और तीसरे नंबर पर संयुक्त राज्य अमेरिका। नूर उपग्रह, इसे ईरान ने लॉन्च किया है। तो इस बारे में केवल इतना ही याद रखिए कि नूर उपग्रह ईरान का है, और ये नूर नाम से 2 उपग्रह पहले से लॉन्च कर चुके हैं, तो ये नूर का तीसरा संस्करण है। ये एक छोटी सी खबर है कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम वाराणसी में भी बनेगा। तो उत्तर प्रदेश पीसीएस या फिर उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्जाम में आ सकता है, इसीलिए ध्यान रखेंगे। 64 योगिनी मंदिर, ये चर्चा में आने का कोई विशेष कारण है नहीं। दरअसल 64 योगिनी मंदिर है कहां, पहले ये देख लो आप। मध्य प्रदेश के मितालवी में। चर्चा में इसीलिए आया है क्योंकि जो पुरानी संसद भवन है, उसका जो गोलाकार मॉडल है, गोलाकार स्तंभ युक्त मॉडल, उसके बारे में ऐसा कहा जा रहा है कि वो मॉडल, गोलाकार स्तंभों वाली जो संरचना है, वो संरचना 64 योगिनी मंदिर से ही प्रेरित है। तो 64 योगिनी मंदिर 14वीं शताब्दी में निर्मित हुआ था। इसे 64 योगिनी इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये 64 शक्तिशाली योगिनियों को समर्पित है। आगे है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। इस बार का दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्राप्त करने वाली अभिनेत्री रही हैं वहीदा रहमान। वहीदा रहमान को आप जानते होंगे, पुरानी अभिनेत्री हैं। दवाओं की ड्रोन आधारित डिलीवरी सेवा,
ये सिप्ला एक कंपनी है, दवाओं की कंपनी सिप्ला, आप जानते होंगे। उसने हिमाचल प्रदेश के अस्पतालों में ऐसी सुविधा देने की बात कही है, अर्थात वो महत्वपूर्ण दवाओं की ड्रोन आधारित डिलीवरी करेगी। अगला है कोंगथोंग गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन अवार्ड 2023 का पुरस्कार मिला है। अभी हाल ही में कुल 35 गांवों को पर्यटन गांव घोषित किए गए हैं और उनमें से कुछ को गोल्ड और कुछ को रजत और कुछ को सिल्वर पुरस्कार मिले हैं। तो आप गोल्ड वाले कम से कम अगर ध्यान रखना चाहें तो रख सकते हैं, वैसे ये खबर चर्चा में चलती रहेगी। तो फिलहाल कोंगथोंग गांव कहां पर है? ये खासी हिल्स में स्थित है, खासी अर्थात मेघालय। तो मेघालय के खासी हिल्स जिले में ये स्थित है। अगला है फिशमिंट। फिशमिंट चर्चा करने लायक कोई बहुत इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन छोटे एग्जाम में पूछ लेते हैं इसीलिए इसको शामिल किया है। इसे फिशमिंट इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसमें मछली जैसी गंध और स्वाद होता है और ये दिखने में कुछ इस तरह का होता है। इसे फिशमिंट के साथ हाउटविनिया कार्डेटा, इसके अलावा गिरगिट का पौधा भी कहा जाता है। अगला है विश्व कॉफी सम्मेलन और एक्सपो 2023। ये इंपॉर्टेंट इसीलिए हो जाता है क्योंकि इसका आयोजन पहली बार एशिया में हुआ है और वो भी भारत के शहर बंगलुरु में। तो आप ध्यान रखेंगे, विश्व कॉफी सम्मेलन और एक्सपो 2023 का आयोजन बेंगलुरु में संपन्न हुआ है। अगला है 2018 एवरीवन इज अ हीरो। ये एक मूवी है, मलयालम मूवी, और इसको 96 ऑस्कर अवार्ड के लिए भारत की तरफ से नॉमिनेट किया गया है। तो भारत की तरफ से ऑस्कर के लिए आधिकारिक प्रविष्टि पाने वाली फिल्म एवरीवन इज अ हीरो है। ये केरल में 2018 में एक बाढ़ आई थी, बहुत ही ज्यादा भयानक, उस पर आधारित है। ट्रेवल फॉर लाइफ, पर्यटन मंत्रालय ने इस कार्यक्रम का भी आयोजन किया है पर्यटन दिवस के अवसर पर। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 27 सितंबर को। तो ये कार्यक्रम ट्रेवल फॉर लाइफ मिशन लाइफ का एक भाग है। मिशन लाइफ को आप जानते होंगे, नरेंद्र मोदी जी ने दिया था। लाइफ का मतलब है लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट। अगला है जीलैंडिया। ये बहुत रोचक खबर है। दरअसल कुछ भूवैज्ञानिकों और भूकंप विज्ञानियों की एक टीम ने विश्व के 8वें महाद्वीप की खोज की है और उस 8वें महाद्वीप का नाम होगा जीलैंडिया। आप जानते होंगे विश्व के 7 महाद्वीप कौन कौन से हैं, वो बताने की जरूरत नहीं है, बच्चों वाली बात हो जाएगी। तो ये जो जीलैंडिया महाद्वीप है, ये आप देख रहे होंगे मैप में, न्यूजीलैंड जिस पे स्थित है, ये रहा न्यूजीलैंड आपका, और ये पूरा जीलैंडिया है। और ये पैसिफिक ओशियन में स्थित है, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में प्रशांत महासागर में स्थित है। ये पैसिफिक ओशियन रहा, ये तस्मान सागर है। फिलहाल ये पूरा पैसिफिक ओशियन है, ये यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है। अगला है त्रिपुरा में ई कैबिनेट प्रणाली। ई कैबिनेट का आपने नाम पहले से सुना होगा। ई कैबिनेट की अवधारणा ये है कि इस प्रणाली के तहत कैबिनेट में या फिर जितने भी कैबिनेट के कामकाज होते हैं उनको कागज रहित बनाया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक सामग्रियों का यूज किया जाता है, अर्थात जैसे टैबलेट हो गई, उसका यूज किया जाएगा। तो ऐसी प्रणाली अपनाने वाला फिलहाल त्रिपुरा चौथा राज्य है। इससे पहले उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश इस प्रणाली को अपना चुके हैं। तो कुल मिलाकर त्रिपुरा इस प्रणाली को अपनाने वाला भारत का चौथा राज्य। लेकिन अगर बात की जाए नॉर्थ ईस्ट राज्यों में तो ये दूसरा राज्य होगा। इसी के साथ करंट अफेयर समाप्त। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लोगों में शेयर भी कर सकते हैं। बाकी मिलेंगे आगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।